अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डेली एडिटोरियल एंड वोकेबलरी में खुश आमदीद। आज जो हम ओपिनियन डिस्कस करेंगे वो है द कॉन्ड्रम। इसको राइट किया है खुरम हुसैन ने। कॉन्ड्रम मीन्स मुअम्मा, एक मुअम्मा। सो लेट्स स्टार्ट। Khurram Hussain is the writer. The writer is a businessman and economy journalist. इसके जो राइटर हैं वो बिजनेस और इकोनॉमी के जर्नलिस्ट हैं. He say कि a serious conundrum has risen for the economy. कि मैशियत के लिए एक संगीन मसला पैदा हो गया है, एक मुअम्मा पैदा हो गया है. It cannot afford to grow at the same time. It cannot lie in the doldrum for very long either. कि ये बढ़ने का मुतहम्मल नहीं हो सकता और साथ ही साथ ये ज्यादा देर तक उदासी में नहीं पड़ा रह सकता. There is no clear answer about how to get out of this situation, hence the choice the word conundrum. इस सूरत हाल से कैसे निकलना है इसके बारे में कोई वाज़ेह जवाब नहीं है या इसका इंतखाब नहीं किया गया वाज़ेह जवाब का, लेकिन एक उसका वाज़ेह जवाब जो नजर आता है वो लफ्ज है कॉन्ड्रम. The most tempting path forward is to do whatever it takes to arrange for another multi-billion-dollar bailout from abroad. आगे का सबसे पुरकशिश रास्ता ये है कि बैरून मुल्क से एक और अरबों डॉलर के बेल आउट का बंदोबस्त करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करें. But this will do is postpone the inevitable reckoning by a few more years, and make the eventual adjustment that much more painful. लेकिन ये सब कुछ ये करेगा कि नागुज़ीर हिसाब किताब को मजीद चंद सालों के लिए मुलतवी कर दिया जाए और हतमी एडजस्टमेंट को ज्यादा तकलीफ देह बनाया जाए. In fact, we are in this situation because we have been postponing the inevitable rather than actually working to resolve the underlying weakness in the economy that keep bringing us to this pass. दर हकीकत हम इस सूरत हाल से दो चार हैं क्योंकि हम मैशियत की बुनियादी कमजोरियों को दूर करने के लिए काम करने के बजाय नागुज़ीर को मुलतवी कर रहे हैं जो हमें इस मुकाम तक पहुंचाती रही है. There are two critical underlying weaknesses that are at play here. One is the progressive erosion of productivity versus our trade partners, and the other is fiscal. दो अहम बुनियादी कमजोरियां हैं जो यहाँ खेल रही हैं. एक हमारी तजारती शराकतदारों के मुकाबले में पैदावारी सलाहियत का मुसलसल कटाव और दूसरा मालियात या फिस्कल हैं. Productivity loss means our economy is increasingly unable to fetch dollar in quantities sufficient to pay for its own import requirements. The fiscal dysfunction means the state is increasingly unable to fetch the revenue required to pay for its own expenditures. पैदावारी सलाहियत में कमी का मतलब है हमारी मैशियत तेजी से अपनी दरामदी जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी मिकदार में डॉलर हासिल करने से कासिर है. मालियाती अदम फालियत का मतलब है कि रियासत अपने अखराजात के अदायगी के लिए दरकार महसूलात हासिल करने में तेजी से कासिर है. Over the years, successive governments have opted to finance these dysfunctions through borrowing or printing rupees, giving the country into a downward debt spiral. As a result, in the year 2019, debt service expenditure surpassed net federal revenue of the government, meaning all other expenditure had to be met by borrowing.
बरसों के दौरान यके बाद दीगरे हुकूमतों ने कर्ज लेने का रुपया छापने के जरिए इन खराबियों की माली अनायत का इंतखाब किया है, जिससे मुल्क कर्जों के नीचे की तरफ चला गया है। नतीजतन साल 2019 में कर्ज की खिदमात के अखराजात हुकूमत के खालिस वफाकी महसूलात को पीछे छोड़ गए, यानी दीगर तमाम अखराजात कर्ज लेकर पूरे करने पड़े। For a couple of years following 2019, these debt services expenditures came down, but that was only because interest rates were pushed down to an unsustainably low level in an aftermath of COVID-19 and kept at that level for longer than they should have been. When interest rates had to revert to where they were supposed to be, reality reasserted itself once again. चंद सालों के बाद तक ये कर्ज की खिदमात के अखराजात में कमी आई 2019 से, लेकिन 2019 सिर्फ इस वजह से था कि कोविड के नतीजे में शरह सूद को गैर मुस्तहकम तौर पर कम सतह पर धकेल दिया गया और इस सतह पर इससे कहीं ज्यादा अरसे तक बरकरार रखा गया जितना कि होना चाहिए था। रहा जब शरह सूद को वही लौटाना पड़ा जहां इन्हें होना चाहिए था, हकीकत ने एक बार फिर अपने आप को दोहराया। There is no way to pump growth anymore. अब तरक्की को पंप करने का कोई तरीका नहीं है। If a foreign bailout arrives against some sort of asset transfer as it being invested under the so-called Special Investment Facilitation Council's initiative, it will provide little more than a fleeting, short-term and very temporary boost. When those dollars are consumed, it will leave behind an even larger debt overhang and even heavier outflow obligation to meet. अगर गैर मुल्की बेल आउट किसी किस्म के असासों की मुंतकिली के खिलाफ आता है, जैसा कि नाम नेहाद के तहत तस्वर किया जाता है, हुसूसी सरमायाकारी की सहूलत को हुसूसी सरमायाकारी या एक आर्जी और कलील मुद्दती को कुछ ज्यादा फरोग देना पड़ेगा। एक बार जब वो डॉलर इस्तेमाल हो जाएंगे तो ये एक और बड़ा कर्जा छोड़ देगा और यहाँ तक कि बारी अखराज की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। We have been postponing the inevitable rather than working to resolve the underlying weakness in the economy. हम मैशियत की बुनियादी कमजोरियों को दूर करने के लिए काम करने के बजाय नागुज़ीर को मुलतवी करते रहे हैं। एक ही वक्त में मैशियत को ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी के दरमियान इस्तेमाल करना, at the same time, एक ही वक्त में the economy cannot be left moribund amid high inflation and unemployment for too long. मैशियत को ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी के दरमियान ज्यादा देर तक बेहाल नहीं छोड़ा जा सकता। If pumping growth aggravates the underlying economic pressure the economy is trying to absorb currently, then leaving growth to languish exacerbates and underlying social pressure that are increasingly taking us towards some sort of detonation point that nobody wants to try and invested. This is the conundrum and there is no convincing answer as to how to go about addressing it. एक ही वक्त में मैशियत को ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी के दरमियान ज्यादा देर तक बेहाल नहीं छोड़ा जा सकता। अगर तरक्की की रफ्तार इन बुनियादी मुआशी दबाव के बढ़ती है जो मैशियत इस वक्त जल्ब करने की कोशिश कर रही है, तो तरक्की को सुस्त होने के लिए छोड़ना बुनियादी समाजी दबाव को बढ़ाता है जो हमें तेजी से किसी ऐसे धमाके के मुकाम की तरफ ले जा रहे हैं जिसकी कोई भी कोशिश और तसव्वुर नहीं करना चाहिए। ये एक मुअम्मा है और इसको हल करने के बारे में कोई कायल जवाब नहीं है।
There is a search on for rapid quick fix solution. तेज रफ्तार फौरी हल के लिए तलाश जारी है. Some are arguing that rolling back with NFC's award can help draw back some of the fiscal space that had been keyed to province and help stabilize federal government finance for the time being. कुछ इस पर बहस कर रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड्स वापस ले रहे हैं सूबे को दी गई कुछ माली जगह को वापस लेने में मदद कर सकता है और फिलहाल वफाकी हुकूमत के मालियात को मुस्तहकम करने में मदद कर सकता है. Others are suggesting rolling back corporate tax exemptions that according to some estimates total more than $1 trillion. Another suggestion is to pale on the pressure for the common citizenry by exacting these taxes from energy imports for the short term in order to lay the groundwork for later growth. दूसरे लोग कारपोरेट टैक्स की छूट को वापस लेने का मशवरा दे रहे हैं जो कुछ अंदाजों के मुताबिक कुल 1 खरब रुपए से ज्यादा है. एक और तजवीज है कि आम शहरी पर दबाव डाला जाए, इन पर टैक्सों को नाफिज किया जाए तवानाई की दरामदात से मुख्तसर मुद्दत के लिए ताकि बाद में तरक्की की बुनियाद रखी जा सके. That will seem significant in the short term, but it is a one-off action and the underlying function that will reappear in one or at the most two fiscal year. Rolling back tax exemptions will throttle what little private sector dynamics there is left in the economy and aggravate unemployment and eventually hit the point of diminishing return as corporate income fall under a rising tax burden. Buttering the populace further is no longer an option. They are already burdened far beyond their capacity. ये मुख्तसर मुद्दत में अहम मालूम होगा, लेकिन ये एक बार की कार्रवाई है और बुनियादी खराबी एक या एक से ज्यादा है माली सालों में दोबारा जाहिर होंगी. टैक्स की छूट को वापस लेने से मैशियत में निजी शोबे की जो थोड़ी सी हरकत बाकी रह गई हैं इसका गला घोट देगा और बेरोजगारी को बढ़ा देगा और बिल आखिर कारपोरेट आमदनी बढ़ते हुए टैक्स के बोझ के नीचे आने से मुनाफा कम होने के मुकाम पर पहुंचेगा. अवाम पर मजीद बोझ डालना अब कोई ऑप्शन नहीं है, वो पहले ही अपनी इस्तात से कहीं ज्यादा बोझ तले दबे हुए हैं. The space is now ripe for another narrative to emerge, which is powerfully persuasive, finds traction among the people, and sounds seductively simple and is easy to act on for the rules. This narrative will say that we are in our present mess because we deviated from divine condemns and enter into interest-bearing relation with our creditors. एक और बयानिया के उभरने के लिए जगह तैयार है जो ताकतवर तौर पर कायल करने वाली है, लोगों में कशिश पैदा करती है और दिलकश तौर पर सादा लगती है और हुक्मरानों के लिए इस पर अमल करना आसान है. ये हकायत कहेगी कि अपने मौजूद खराबी में क्योंकि हमने अहकाम इलाही से इनहराफ किया और अपने कर्ज और दहनगान के साथ सूद पर मबनी ताल्लुकात कायम कर लिए. It will point out that last fiscal year the federal government paid 3/4 of its total tax collected as interest payment
It will ask the people, did these rules ask you before taking these loans? And when they answer in the negative, it will say, then they asking you to shoulder this burden by depriving your children of yet another meal. ये इस बात की निशानदेही करेगा कि गुज़िश्ता माली साल वफाकी हुकूमत ने सूद की अदायगी के तौर पर जमा किए गए अपने कुल टैक्स का 3/4 हिस्सा अदा किया। ये अवाम से पूछेगा, क्या इन हुक्मरानों ने कर्ज लेने से पहले आपसे पूछा था? और जब वो नफी में जवाब देंगे तो ये कहेगा, तो फिर ये आपके बच्चों को एक और खाने से महरूम करके ये बोझ क्यों उठाने का कह रहे हैं? It will be very hard to build the argument that people ought to bear more sacrifices just so that the government's convenience with its creditors can be upheld. What about the rulers? Convenient with the citizenry as contained in the constitution. If that is so easy to discard and little more than a piece of paper, in the famous words of General Musharraf, why is the convenient with the creditor so important that millions must be pushed into poverty so it can be upheld? ये दलील पेश करना बहुत मुश्किल होगा कि लोगों को मजीद कुर्बानियां बर्दाश्त करनी चाहिए ताकि हुकूमत की कर्ज दहंदगान के साथ किए गए अहद को बरकरार रखा जा सके। आइन में मौजूद शहरियों के साथ हुक्मरानों के अहद के बारे में क्या ख्याल है? अगर इसे रद्द करना इतना आसान है और जनरल मुशर्रफ के मशहूर अल्फाज में एक कागज के टुकड़े से कुछ ज्यादा है, तो कर्ज दहंदगान के साथ मुआहदा इतना अहम क्यों है कि लाखों अफराद को गुर्बत में धकेल दिया जाए ताकि इसे बरकरार रखा जा सके? ये सवालात कैंट्रिज्म के जरिए पैदा करदे हालात के तहत क्वेश्चन हासिल कर सकते हैं और इसका कोई कायल जवाब नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।